गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैट्रिसेस के 4 लेक्चर हो गए और मैट्रिसेस की हमने थ्योरी भी आप लोगों को पढ़ा दी और जो प्रॉब्लम्स लगाई जा रही हैं क्लास 10th वाले भी देखकर इन प्रॉब्लम्स को लगा सकते हैं। कोई क्लास 10 को अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, समझे। इसलिए चीज़ों को आप देख लें और उसके बाद में लगा लें। तो आज कंसेप्ट ख़त्म कर दिया है और मैंने कंसिस्टेंसी लास्ट टर्न के ऊपर आप लोगों को पढ़ाई थी कि आपको ये मालूम करना था कि कौन सा सिस्टम जो है वो सॉल्वेबल है यानी कंसिस्टेंट है और कौन सा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, अनसॉल्वेबल है और क्यों है। आज हम लोग प्रॉब्लम्स के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक दो लेक्चर में प्रॉब्लम्स का सिलसिला आगे बढ़ेगा और उसके बाद में फिर मैट्रिसेस को ख़त्म करेंगे और एक चैप्टर आपका ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिसेस का, वो अलग से पढ़ाएंगे। फिर ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अलग पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ के ऊपर ये है, देखिए प्रॉब्लम नंबर यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1, जबकि हमने कॉन्सेप्ट के साथ में प्रॉब्लम लगवाई है। ध्यान रखिएगा कि कहता है कि इफ़ 2x और यहाँ के ऊपर 3 ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 -3 0, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 1 2 और माइनस के 3 0 इज इक्वल टू इसके बाद में यहाँ के ऊपर x और 3 दे रखा है, ये भी इनटू में है। यहाँ के ऊपर ये x है और यहाँ के ऊपर ये 3 है और बराबर यहाँ के ऊपर ये 0 0 का मतलब ये है कि नल मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा 0 का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ के ऊपर नल मैट्रिक्स। देखिए ये दिया हुआ है इसमें और कह रहा है कि फाइंड x, ये हमने लिखा नहीं है लेकिन इसमें यहाँ के ऊपर ये दिया रखा है कि फाइंड x। आप देख लें तो हर तरीके की प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को लगवा देनी है, आप इसलिए परेशान ना हो। अभी तो ये प्रॉब्लम नंबर यहाँ के ऊपर 1 है। देखिए ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये इनटू लगा हुआ है, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये इनटू लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है। तो इसमें जब आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x पहला रो और पहला कॉलम 2x इंटू 1 प्लस यहाँ के बाद 3 इंटू यहाँ के बाद ये -3 होगा और उसके बाद में यहाँ के बाद ये पहला रो और दूसरा यहाँ के बाद ये कॉलम हो जाएगा 2x इंटू 2 इंटू यहाँ के बाद ये 2 होगा और प्लस के 3 इंटू यहाँ के बाद ये 0 होगा। देखिए ये हम लोगों ने पहला रो पहला कॉलम कर दिया और पहला रो और दूसरा कॉलम यहाँ के ऊपर ये आ गया। करस्पॉन्डिंग यहाँ के बाद एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए और इसके बाद में ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ के ऊपर x और यहाँ के ऊपर ये 3 बराबर 0। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी के रो आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 कॉलम हैं और यहाँ के ऊपर ये 2 रो हैं। अब इसके बाद में बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 2x - 9, 2x और माइनस का 9 होगा और यहाँ के बाद 4x प्लस 0 हो जाएगा और ये दूसरी मैट्रिक्स x इंटू यहाँ के बाद ये 3 बराबर ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू x टाइम्स यहाँ के बाद ये 2x माइनस के 9 होगा बच्चों और प्लस यहाँ के बाद ये 4x और इंटू यहाँ के बाद ये 3 बराबर 0 होगा। आप लोग देख लें इस चीज़ को, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के बाद ये 4x और माइनस का ये 2x स्क्वायर होगा बच्चों और माइनस का यहाँ के बाद 9x आएगा और प्लस का यहाँ के बाद आ जाएगा 8x इज इक्वल टू यहाँ के बाद 0। बात की समझ में आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर और माइनस का x बराबर 0 होगा। x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x - 0 और यहाँ से ये वैल्यू x बराबर 0 होगी और x बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2। यही बात यहाँ पर कही गई थी कि पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स और तीसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई थी और बराबर 0 लिखा हुआ था और उसके बाद में इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी थी। मैंने आप लोगों को निकाल कर यहाँ पर दिखाया। अब इसके बाद में अगला सवाल आप लोग देखें, कह रहा है
कि A is a non सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है बच्चों। यहाँ के ऊपर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नॉन सिंगुलर और यहाँ के ऊपर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that यहाँ के ऊपर दे रखा है एडजॉइंट ऑफ A बराबर 2 to 5 फाइंड ट्रांसपोज। ये देखिए जो डैश लगा हुआ है ये ट्रांसपोज के लिए है। हम लोगों को डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोगों को डिटर्मिनेंट का यहाँ के ऊपर ट्रांसपोज निकालना है और ये यहाँ के ऊपर दे रखा है ये 2 2 और यहाँ के ऊपर ये 5 और ऑर्डर यहाँ के ऊपर ये 3। देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये हो गई कि ये फार्मूला है। देखिए यहाँ के ऊपर ये फार्मूला सारे बच्चे देख लें कि ये मैंने आप लोगों को लिखा दिया है, ये आपने कॉन्सेप्ट में आप देख लेंगे। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो देखिए ये सिचुएशन हो गई। अगर हम इस कड़ी को फॉलो करें, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 0। इसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दैट इज यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा और ये फार्मूला है। एंड यहाँ के ऊपर फार्मूला लग जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, देख लीजिएगा फार्मूले को उठाकर, ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर ये ए बराबर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आप लोगों को थ्योरी में लिखाया जा चुका, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब सवाल में आप देखें इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ और ये वैल्यू जो है वो 225 दे रखी है, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 225 ऑफ डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ±15 हो जाएगा। ये हम लोगों को निकालना क्या, ये निकालना है। अब एक बात आप समझ लें कि अगर हमारे पास में कोई भी डिटर्मिनेंट है और कोई भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज है तो ये बराबर होता है। ये भी फार्मूला है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी डिटर्मिनेंट, कोई भी ए दे रखा है और हम उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, फिर उसका ट्रांसपोज करके उसकी वैल्यू निकालें, तो इस कंडीशन में ये दोनों सिचुएशन आपस में बराबर होंगी। पॉइंट दिमाग में रखिएगा अपने, ट्रांसपोज करके अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, ठीक है, और अगर हम लोग किसी भी डायरेक्ट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालें तो रिजल्ट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी ये कंडीशन होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ±15 है तो देयरफॉर ये देखिए हम लोगों ने ±15 इसकी जगह रखा और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्ट भी ±15। पॉइंट आप समझे? क्योंकि अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं और आप देखें जितने भी फार्मूले हैं आपके रिवाइज हो जाएंगे इसी में। कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ के ये 3rd है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ
ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर यहाँ पर ये 7, राइट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ एन फाइंड एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पर यहाँ पर ये हम लोगों को निकालना है। चल ध्यान दे रहे हैं आप लोग। देखिए सिचुएशन क्या है कि फिर हम लोग यहीं के ऊपर फार्मूला लगाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दे रखा है एंड बराबर 7 है। देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया, चूंकि बराबर 7 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज A is नॉन सिंगुलर। ये मैंने आप लोगों को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये दे रखा है 7, इसका मतलब 0 नहीं है, तो इसका मतलब A जो है वो नॉन सिंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर यहाँ के ऊपर ये 3। अब हम लोगों ने फार्मूला इसमें लगाया। जब हम लोग इसके अंदर यहाँ के ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी। अब देखिए ये फार्मूला लगा रहे हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर A बराबर डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा। ये फार्मूला लगा दिया गया। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये एडजॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर ये A और बराबर आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर, यानी 49 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एडजॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर जो A है बराबर आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ के ऊपर 7, यहाँ के ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ के ऊपर ये 7 और यह बराबर आप 49 लिख दीजिए, ज़्यादा सही है। ये ज़्यादा प्लस माइनस से ये यहाँ के ऊपर जो है वो ज़्यादा सही। आपने देखा इस चीज़ को कि ये छोटे छोटे सवाल होंगे, लेकिन अगर फार्मूले आप लोगों को नहीं पता है तो इनको आप लगा नहीं पाएंगे। इसके बाद में कह रहा है इफ A बराबर 2 3 1 2, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 4 है। कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू 2 3 1 2 दे रखा है। देखिए यहाँ के ऊपर ये 2 है और यहाँ के ऊपर 3 है, यहाँ के ऊपर ये 1 है और यहाँ के ऊपर ये 2 है। एंड I बराबर, बच्चों देखें I बराबर 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। कह रहा है देन फाइंड द मैट्रिक्स B, देन फाइंड द मैट्रिक्स यहाँ के ऊपर ये B सच दैट A स्क्वायर बराबर B माइनस A स्क्वायर बराबर BA माइनस 3A, माइनस के यहाँ के ये 3 आइए हम लोगों को यहाँ के ऊपर जो है वो फाइंड करना है। देखिए सिचुएशन क्या है कि हम लोगों ने इसको यहाँ पर इस तरह लिखा। देखिए स्टेप नंबर 1 जो है यहाँ के ऊपर गिवन A का स्क्वायर प्लस का यहाँ के ऊपर ये 3i और बराबर यहाँ के ऊपर BA दे रखा है। सारे लोग यहाँ के ऊपर देख लें, यहाँ के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड A मैट्रिक्स जो है यहाँ के ऊपर ये 2 3 1 और यहाँ के ऊपर ये 2 है, और हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये 2 3 और 1 और यहाँ के ऊपर ये 2 लिखा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर लिखा हम लोगों ने प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और यहाँ के ऊपर ये 1 हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिखा। बच्चों देखिए A स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 बार A का प्रोडक्ट लिखा जाएगा। इसके बाद में आपको इसका मल्टीप्लिकेशन पता है, तो बराबर यहाँ के ऊपर ये हम लोग इधर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर का निशान लगेगा और उसके बाद में 10 12 4 और 10 आ जाएगा। ये आ गया 10 और फिर ये 12 और 4 और 10। देखिए ये 4 आ गया और उसके बाद में यहाँ पर 10 12 4 और यहाँ के ऊपर ये 10 आ गया। बात सुनिए मेरी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आता है, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 अंदर चला जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 0 ज़ा 0 0 3 0 ज़ा 0 3 1 ज़ा 3 और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो जो इसका मल्टीप्लिकेशन में आएगा जोड़ दिया जाएगा, तो 10 12 और 4 और यहाँ के ऊपर ये 10 आएगा। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर राइट हैंड साइड लेंगे और हम लोगों को यहाँ के ऊपर मैट्रिक्स B जो है वो निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 10 12 और यहाँ के ऊपर ये आ गया।
अब सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये बात समझ लें कि हमारे पास में ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस यहाँ के ऊपर ये 3i और बराबर यहाँ के ऊपर बी ये दे रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो मैंने निकली है वो ये 10 और यहाँ के ऊपर ये 12, 4 और यहाँ के ऊपर ये 10 निकली है। और उसके बाद भी देखिए बी हमें नहीं पता है, ए हम लोगों को पता है, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ए हम लोगों ने ये लिख दिया, और ये देखिए ए जो है वो हमारे पास में 2 3 1 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, और यहाँ के ऊपर ये 2 है, ये मैट्रिक्स बन है। सामने की बात है कि बी नहीं दिया हुआ, ये हम लोगों को निकालना है। तो जब ये और ए वाली मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इसके कॉलम और इसके रो जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगी कि जिसके कॉलम और जिसके रो जो है वो आपस में बराबर हो। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इसको मान लिया कि ए बी और यहाँ के ऊपर सी बी है, इसमें भी यहाँ के ऊपर 2 कॉलम है, उसमें यहाँ के ऊपर ये 2 रो। पॉइंट आपकी समझ में आ गया। इसके बाद में फिर वैल्यू आ जाएगी जाकर देखिए यहाँ के ऊपर ये 10 12 और ये 4 और यहाँ के ऊपर ये 10 आएगा और बराबर का निशान करेगा। पहला रो और पहला कॉलम होगा तो ये आ जाएगा 2a + 1 × b। पहला रो और दूसरा कॉलम होगा तो ये आ जाएगा 3a और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2b। और देखिए ये मैट्रिक्स बंद हो रही है। पहला रो पहला कॉलम ये आ गया, पहला रो दूसरा कॉलम ये आ गया, दूसरा रो पहला कॉलम 2c और प्लस d होगा, और 3c और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2d होगा। ये देखिए 3c और प्लस 2d यहाँ के ऊपर ये आएगा। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, तो लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगेगा, जिसमें 2a + b के करस्पॉन्डिंग 10 है, तो ये देखिए ये बराबर आ जाएगा। ये देखिए 2a और प्लस b बराबर 10। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में 3a + 2b बराबर यहाँ के ऊपर ये 12 आएगा। ये नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2c + d, देखिए 2c और प्लस d बराबर यहाँ के ऊपर ये 4 होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर दिया, और 3c और प्लस 2d बराबर यहाँ के ऊपर ये 10 आ जाएगा। बच्चों बात आप समझ लें, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर दिया। अब हमारे पास में यहाँ के ऊपर 4 वेरिएबल हैं a b c d और 4 इक्वेशंस भी हैं। तो हम लोग इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a b c d निकाल लेंगे। मेरे ख्याल अब आप लोग कर लेंगे, इसमें हमको जरूरत नहीं करने की। साइमल्टेनियसली क्या होगा कि अगर b से आप यहाँ मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, देखिए इसमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो b कट जाएगा, a मिल जाएगा। ठीक है, फिर a की वैल्यू यहीं रख देंगे तो b मिल जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को घटा दें तो d कट जाएगा, c मिल जाएगा, और उसके बाद में c रख देंगे तो d मिल जाएगा। तो इन चारों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो a बराबर 8 और b बराबर यहाँ के ऊपर मिल जाएगा -6 और c बराबर मिल जाएगा -2। देखिए c बराबर मिल जाएगा -2 और d बराबर मिल जाएगा यहाँ के ऊपर शायद d बराबर यहाँ के ऊपर 8 मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ आया। अब आप लोगों को b निकालना था, तो b मैट्रिक्स जो है वो a b c d आपने ये मानी है। इन चारों वैल्यूज को उठाकर आप यहाँ 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 रख देंगे b बराबर करके, तो यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ये मैं हर तरीके की प्रॉब्लम्स को आप लोगों को डील करता हुआ चल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम अब आपसे लगते हैं।
देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये दे रखी है। इस तरीके का सवाल भी आपके यहाँ 3 नंबर का जो है वो पूछा जाता है कि यहाँ पर ये x लिखा हुआ है और ये भी मैट्रिक्स के सिंबल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाए हैं। ये भी मैट्रिक्स के यहाँ के ऊपर सिंबल हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी आप सवाल लगाएंगे उसमें आप ये देख लेंगे कि जब भी दो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर में रखी हुई हों और अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो जो पहले नंबर पर रखी होगी उसके कॉलम और बाद वाली के रो आपस में बराबर होंगे, जब भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ के ऊपर ये पॉसिबल होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ के ऊपर हम लोगों ने देखिए ये x लिखा हुआ है, हम लोगों ने x की जगह के ऊपर माना इसके कॉलम और इसके रो बराबर होना चाहिए। इसमें 2 रो हैं और इसमें यहाँ के ऊपर 2 कॉलम होना चाहिए। तो हम लोगों ने ए बी और सी और यहाँ के ऊपर डी मान लिया ये, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 1 2 3 4 5 और यहाँ के ऊपर ये 6 आ गया और बराबर ये ध्यान दे दीजिएगा। और यही इसके अंदर जो है वो बात है जो बच्चे जो है वो कंफ्यूज होंगे। पहली में हम लोगों को 2 कॉलम करना थे तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखिए 2 कॉलम कर दिए। क्यों? क्योंकि पहली के कॉलम और जब तक दूसरी के रो बराबर नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंफर्म नहीं होगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ के ऊपर जो है वो लिख दिया। अब उसके बाद में फिर हम लोगों ने इन लोगों को यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि पहला कॉलम और पहला यहाँ के ऊपर ये रो होगा, पहला कॉलम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर। देखिए चाहे हम निशान ये ऐसे बनाएं और चाहे ऐसे बनाएं कोई फर्क नहीं है। पहला रो होगा, पहला कॉलम होगा, ये वैल्यू आ जाएगी a + 4b। ये इंटू 1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू b हो जाएगा। पहला रो और दूसरा कॉलम होगा तो ये 2a और प्लस यहाँ के ऊपर 5b होगा। फिर पहला रो और तीसरा कॉलम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3a और प्लस यहाँ के ऊपर 6b। फिर उसके बाद में दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो तो ये वैल्यू आ जाएगी पहला कॉलम, यह आ जाएगा c + 4d। बच्चों देख लो c + 4d होगा, c और प्लस 4d। फिर 2c और प्लस यहाँ के ऊपर 5d होगा और प्लस 3c और प्लस यहाँ के ऊपर ये 6d होगा। और इसके बाद में बराबर -7 -8 -9 2 4 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 6 है। देखिए ये मैंने आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया और इस तरीके की जहाँ पर भी सिचुएशन होगी मैंने आपको बता दिया कि जब तक आप मल्टीप्लिकेशन लॉ को कंफर्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका मल्टीप्लिकेशन गलत होगा। अब यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से a + 4b बच्चों यहाँ के ऊपर ये a प्लस यहाँ के ऊपर 4b बराबर यहाँ के ऊपर 7 होगा। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा -7 होगा। और इसके बाद में 2a + 5b यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2a और प्लस यहाँ के ऊपर 5b और बराबर माइनस के यहाँ के ऊपर ये 8 होगा। फिर उसके बाद में 3a + 6b फिर यहाँ से आ जाएगा 3a और प्लस यहाँ के ऊपर ये 6b बराबर माइनस के बच्चों यहाँ के ऊपर 9 होगा। इसके बाद c + 4d यहाँ के बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 होगा। 2c + 5d बराबर यहाँ के ऊपर ये 4 होगा और 3c और प्लस 6d बराबर यहाँ के ऊपर 6 होगा। हमने इसमें 6 एलिमेंट थे, वहाँ पर भी 6 थे, उनको सबको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर बराबर कर दिया। देखिए कोई भी आदमी आप समझ लें इस चीज़ को कि चाहे यहाँ से और यहाँ से वैल्यू निकाले, चाहे यहाँ से वैल्यू निकाले और चाहे यहाँ से वैल्यू निकाले, a बराबर और b बराबर हमको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से इन तीनों से कोई भी 2 इक्वेशन लेकर c और यहाँ के ऊपर ये d निकाल लेगा। अब इसमें हम आपको निकाल कर नहीं दिखा रहे हैं, आप देख लें a बराबर 1 और b बराबर -2 आएगा। a बराबर 1 आएगा और b बराबर -2 आएगा और c बराबर 2 आएगा और d बराबर आ जाएगा 0। और उसके बाद में आपसे x पूछा गया था तो x बराबर आपने ये माना था। आप x बराबर a b और c d की वैल्यू जो निकाली है वो रख दीजिए, वही इसका यहाँ पर आंसर होगा। पॉइंट समझ में आया?
इसके बाद में ये मैंने आप लोगों को लगाकर सवाल दिखा दिया है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बराबर, क्वेश्चन देखिएगा सब लोग, जो भी नंबर हो आप देख लीजिएगा कि ए बराबर 0 और माइनस के यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 दे रखा है और tan अल्फा बाई 2 0 दे रखा है। ये दे रखा है यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 और यहाँ के पर ये 0। बात आप समझ। एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। लिखा हुआ है यहाँ के पर I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 2. I is an identity matrix of order 2. कह रहा है कि show that, देखिए बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये show that I प्लस a बराबर है यहाँ पर I माइनस a cos अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पर दे रखा है cos अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ के बाद दे रखा है माइनस के साइन अल्फा। देखिए इसको भी थोड़ा मैं शॉर्ट में करूँगा और चीज़ों को आप जो है वो यहाँ के ऊपर जो है समझ लीजिए। देखिए यहाँ के ऊपर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई प्लस, यहाँ के ऊपर ये ए दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ के ऊपर आई प्लस यहाँ के ऊपर ए है 1 0 0 और यहाँ के ऊपर ये बनाएगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर प्लस ए की जगह के ऊपर 0 और माइनस के tan अल्फा बाई 2 और यहाँ के बाद दे रखा है यहाँ के बाद tan अल्फा बाई 2 और यहाँ के बाद 0। बच्चों ये दे रखा है देखो I प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड था बराबर का निशान लगा दिया। I की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दी और A की जगह पर हम लोगों ने ये मैट्रिक्स यहाँ के ऊपर रख दी। अब बात समझिएगा इस चीज़ को। अगर हमने यहाँ के पर लेट देखिएगा tan अल्फा बाई 2 बराबर हम लोगों ने यहाँ के पर ये t मान लिया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos अल्फा जो है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, cos का tan की फॉर्म में ये होता है। तो जहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है उसको हम लोगों ने t माना है, तो cos अल्फा बराबर 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये t का स्क्वायर और अपॉन यहाँ के ऊपर 1 प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये मैंने यहाँ के ऊपर ये बॉक्स में कर दिया ए, देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर बॉक्स में कर दिया। इसी तरीके से साइन अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बाई 2 नोट करिएगा अपने पास में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। ये आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन अल्फा बराबर, देखिए यहाँ के पर मैं आपको इसको साइन अल्फा बराबर 2t और अपान 1 प्लस यहाँ के पर ये t स्क्वायर होता है। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के पर ये लिख दिया। देखिए बात आप समझिए, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ के पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा की यहाँ के ऊपर निकाली। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 0 और 0 और यहाँ के पर ये बनाएगा और इसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस 0 होगा माइनस के t होगा, ये t आएगा और यहाँ के पर ये आ जाएगा 0, इसकी जगह पर t रख दिया। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़े जाएंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 0। बच्चों यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 प्लस 0 का 1 आएगा, 1 माइनस t का 1 माइनस 2, ये आ जाएगा 0 माइनस t, ये क्या आएगा 0 माइनस t, ये आ जाएगा यहाँ के पर 0 प्लस t और ये आ जाएगा यहाँ के पर 1 प्लस 0। तो ये यहाँ के पर ये वैल्यू मिलेगी। और इसके बाद में सारे लोग यहाँ के ऊपर राइट हैंड साइड लिखेंगे। देखिए बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ मिला है, और इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ के ऊपर राइट हैंड साइड करेंगे तो बराबर राइट हैंड साइड में i माइनस ए होगा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1 0 0 और यहाँ के ऊपर 1 ये आ गया और उसके बाद में माइनस के a, तो माइनस के a जो है ये 0 और माइनस का ये t आ गया और t और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0, ये देखिए ये आया और इसके बाद में ये
एक ब्रैकेट में है यहाँ के ऊपर, ये ब्रैकेट आ गया, और ये आई और ए जो है वो यहाँ के ऊपर ये मैट्रिक्स रख दी गई। अब बात में समझ ले बात को। और उसके बाद में फिर दूसरे ये प्रोडक्ट का निशान लग जाएगा, ये आई माइनस ए है, आई माइनस ए, और उसके बाद ये वैल्यू मैट्रिक्स रखी जाएगी। तो यहाँ के बाद आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और उसके बाद में यहाँ के बाद साइन अल्फा होगा, और यहाँ के बाद ये आ जाएगा कॉस अल्फा। बात आप समझ लें। देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास में ये मिली है, इन्हें लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ के बाद मिल गई है 1 और माइनस टी और टी, और उसके बाद में यहाँ के बाद 1। ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड 1 और माइनस टी है, टी और यहाँ के बाद 1 है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास में ये पोर्शन लिखा हुआ है, इसको जब तक मैं रब नहीं करूँगा उस वक्त तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें यहाँ के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 माइनस ए, तो राइट हैंड साइड में बराबर का निशान ये लगाइए, 1 माइनस 0, देखिए ये 1 मिला, फिर 0 माइनस माइनस टी, 0 प्लस टी हो जाएगा, 0 माइनस टी, तो ये आ जाएगा माइनस टी, फिर 1 माइनस 0, ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 1, ये आ गया। और उसके बाद में कॉस अल्फा की वैल्यू बच्चों 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये टी स्क्वायर और अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होगी, फिर माइनस साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ के ऊपर 2 tan अल्फा बाई 2, यानी 2t होगा, ठीक है, और अपॉन यहाँ के ऊपर 1 प्लस यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर होगा। इसके बाद में फिर हमारे पास में ये साइन अल्फा है, तो ये आ जाएगा 2t और अपॉन 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये टी स्क्वायर। इसके बाद में फिर कॉस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये टी स्क्वायर। पॉइंट आप लोग की समझ में आ गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ के ऊपर मिटा देंगे। देखिए जहाँ तक मैं कर रहा हूँ उसको आप लोग यहाँ के ऊपर देख लें। अब ये दोनों यहाँ के ऊपर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए, तो अब सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या होगी बच्चों कि पहला रो और पहला कॉलम हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1 से ये मल्टीप्लाई हो तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, पहला रो है, और टी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर, टी है ना ये, यहाँ मल्टीप्लाई हो 2t स्क्वायर और अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, पहला रो और पहला कॉलम। इसके बाद में पहला रो और दूसरा कॉलम, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर पहला रो और पहला कॉलम बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2t और 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये टी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस लगेगा, पहला रो और पहला कॉलम। तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो गया और प्लस टी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। देखिए ये रख गया पहला रो और पहला कॉलम, ये आ गया पहला रो और दूसरा कॉलम जो है, पहला रो और दूसरा कॉलम जो है वो यहाँ के ऊपर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में फिर दूसरा रो और पहला कॉलम, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर माइनस के टी टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर ये पहला रो, दूसरा रो और पहला कॉलम प्लस 1 इंटू ये होगा, तो ये आ जाएगा 2t और अपान 1 प्लस यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर। उसके बाद में दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो माइनस के टी से जब यहाँ के ऊपर करेंगे तो 2t स्क्वायर मिलेगा और अपॉन 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये टी स्क्वायर आएगा, दूसरा रो और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये दूसरा कॉलम, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर। अगर कुछ गलत करें तो फिर आप लोग अपने उसको सही कर लीजिएगा। हमने क्या किया, पहला रो और पहला कॉलम ये कर दिया, पहला रो और दूसरा कॉलम जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये कर दिया, फिर दूसरा रो और पहला कॉलम ये कर दिया और दूसरा रो
और दूसरा कॉलम जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये कर दिया। मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने कहीं के ऊपर कोई गलती की है। इसके बाद ये सारे बच्चे देख लीजिए, यहाँ के ऊपर सॉल्व करिए तो 1 + t² एलसीएम में आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1 + t²। आप देख लें तो ये राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, आप खुद ही देख लें। राइट हैंड साइड बराबर, जब आप 2t² में से t² घटाइएगा तो प्लस का t² बचेगा, तो ऊपर भी 1 + t² होगा, नीचे भी 1 + t² होगा। ये 1 आ गया। कोई भी आदमी करके देख लीजिएगा। इसके बाद में अब आप इसको देखिए, 1 + t² एलसीएम में आएगा तो माइनस का t और प्लस का t²। ठीक है, तो यहाँ के बड़ी वैल्यू आ जाएगी जाकर, ये कैलकुलेशन में करके दिखा रहा हूँ। माइनस का यहाँ के बड़ी t मिलेगा और प्लस का ये मिल जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर t²। माइनस का t मिलेगा और प्लस का t³ मिलेगा, और उसके बाद में प्लस का 2t मिलेगा। ठीक है, और अपॉन यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 1 + t²। आप बात देख लें, तो इसका मतलब यह है कि 2t में से t जाएगा तो t बचेगा, 2t में से t चला गया तो t मिला बच्चों, और जब यहाँ के ऊपर ये t मिला और t यहाँ से कॉमन ले लिया, तो t जब आप लोग कॉमन ले लेंगे तो t² + 1 इससे कट जाएगा, तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये t आ जाएगा। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे, और उसके बाद में आगे की कैलकुलेशन खुद करेंगे। -t और इसका यहाँ के ऊपर 1 मिलेगा, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर यहाँ के ऊपर राइट हैंड साइड। पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि इफ a बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ के बारे इफ a बराबर डायगोनल 1 - 2 5, इसके बाद में b बराबर 3 0 - 4, कह रहा है कि देन फाइंड 3a - 2b। देखिए फाइंड 3a और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2b। पॉइंट आप समझ लें कि यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और डायगोनल वो मैट्रिक्स होती है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो तो कोई ना कोई नंबर होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 हो भी सकते हैं और या 0 नहीं भी हो सकते। तो सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आ गई कि देखें आप, a बराबर यहाँ के ऊपर डायगोनल का मतलब ये हो जाएगा कि 1 0 और 0, इसके बाद में 0 - 2 और यहाँ के ऊपर ये 0, और इसके बाद में 0 0 और यहाँ के ऊपर ये 5। देखिए ये डायगोनल दे रखा था, तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर डायगोनल का मतलब कि डायगोनल ये आ गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से b भी यहाँ के ऊपर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ के ऊपर ये 3 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ के ऊपर 0 0 और इसके बाद में 0 होगा, और 0 0 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -4। यहाँ के ऊपर भी हमारे पास में देखिए ये डायगोनल एलिमेंट यहाँ के ऊपर ये आ गया 3 0 और यहाँ के ऊपर -4। अब हम लोगों को यहाँ के ऊपर 3a निकालना है। देखिए 3a और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2b निकालना है, तो 3 से यहाँ के ऊपर ये वाली a मैट्रिक्स ये रखी रहेगी, तो 3 से यहाँ के ऊपर 1 0 और उसके बाद में 0 0 - 2 0 0 0 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 5 आएगा, और माइनस के ये आ जाएगा 2, और b जो है वो 3 0 0 होगा,
0 0 0 होगा, 0 0 और उसके बाद में यहाँ के बड़ी आ जाएगा -4। बच्चे सारे देख लें कि 3a - 2b की वैल्यू यहाँ के पर 3 0 और उसके बाद में 0, यहाँ के पर 0 -6 और ये 0 0 0 और यहाँ के पर आ जाएगा 15 और माइनस के यहाँ के पर ये 2b, ये देखिए 6 होगा, 0 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 होगा और माइनस के यहाँ के पर 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो घट जाएंगे। देखिए ये 3 - 6 आ जाएगा बच्चों, 3 - 6। इसके बाद में 0 - 0, 0 - 0, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, फिर ये भी 0 होगा और उसके बाद में -6 और -0, तो ये माइनस का 6 आएगा, फिर उसके बाद में ये 0 आएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये आ जाएगा 15 + 8 बच्चों, ये 15 होगा माइनस और ये माइनस यहाँ के पर ये आ जाएगा +8, तो बराबर का यहाँ के पर ये निशान लगेगा। 3 - 6 यहाँ के पर माइनस के 3 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 - 6 और 0 होगा, 0 0 15 और 8 यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर ये 23। ये 3a - 2 भी मैंने आप लोगों को निकाल कर दिखा दिया। अब इसमें कहीं पर कोई दिक्कत इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सब लोग डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स को बता चुका हूँ कि हर हाल में अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज the number of possible entries, what is the number of possible matrices, what is the number of possible matrices है ये, what is the number of possible matrices of order 3/3 with each entry 0 and 1, with each entry 0 और यहाँ के पर 1। सारे बच्चे समझ लें इस चीज को। इस तरीके के सवाल जो है वो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि अगर पहली बात तो आप ये समझ लें कि अगर ऑर्डर 3/3 है तो 9 एंट्रीज होंगी। टोटल एंट्रीज कितनी होंगी? बराबर यहाँ के ऊपर 9। अब गिन ले 3 रो 3 कॉलम होंगे तो टोटल 9 एंट्रीज होंगी। अब वो कह रहा है कि हम लोगों को नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालना है। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद में यहाँ पे बनी 9, यानी पूरी जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें एंट्रीज 9 होंगी। और उन एंट्रीज में क्या होना चाहिए कि हर एंट्री पे या 0 आए और या यहाँ के ऊपर 1 आए। इसका मतलब ये है कि 0 और 1 का मतलब ये है कि किसी भी एंट्री को, ये एंट्रीज हैं
भरने के लिए हमारे पास में दो चॉइसेस होंगी। हम लोग यहाँ पर भी 0 और 1 यानी 2 चॉइसेस यहाँ पर भी होंगी, 2 चॉइसेस यहाँ पर भी होंगी, 2 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 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। यानी कह रहा है विद ईच एंट्री 0 और यहाँ के पर 1। इसमें कहीं पर कोई आगे की कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एंट्री के लिए हमारे पास में 2 चॉइसेस हैं। अब एक बात आप समझ लें कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हिस्सा है। पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है 11वीं में, कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। बात आप समझ लें। देखिए अब हम यहाँ पर पूरा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर तो नहीं खोल सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक आर्टिकल वहाँ पर है और उस आर्टिकल में ये है कि अगर हमें कोई टास्क दे दिया गया और उस टास्क को कंप्लीट करने के डिफरेंट वेज हुए। ये वेज हैं, ये 2 चॉइसेस हैं, यानी इस खाने को भरने के भी 2 टास्क क्या है कि हमारे पास में ये सारी एंट्रीज जो है वो भर दी जाएं, ये टास्क है। तो इसका मतलब ये है कि खाली अगर हमने ये एंट्री भर दी तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। टास्क कब कंप्लीट होगा कि जब सारी एंट्रीज जो है वो हम भर दें। तो इसी तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि कोई टास्क आपको दिया गया, उस टास्क को करने के अगर डिफरेंट वेज हुए, डिफरेंट चॉइसेस हुए, डिफरेंट तरीके हुए, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से उन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो टोटल नंबर ऑफ यहाँ के ऊपर यानी पूरे टास्क को कंप्लीट करने का जो वो है रिजल्ट मिलता है। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगी यहाँ के ऊपर, ये देखिए 2 × 2 × 2 और अप टू 9 टाइम्स बराबर 2 टू दी पावर 9 होगा और ये आ जाएगा 512। बात आप समझ लें। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कब हों, कैसे होंगे कि इन पूरे टास्क में जितने भी वेज हैं इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही टोटल नंबर ऑफ यहाँ के ऊपर मैट्रिसेस। देखते जाए। देखिए ये भी छोटा सवाल है लेकिन मैं आपको करके दिखाई देता हूं। कहता है कि कंस्ट्रक्ट देखिए कहता है कि कंस्ट्रक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कंस्ट्रक्ट a 2/3 ऑर्डर है ये मैट्रिक्स whose elements aij are given by point number 1 ये एलिमेंट है देखिए, और इस एलिमेंट की वैल्यू क्या 2i-3। देखिए 2i और माइनस का यहाँ पे ये 3 दे रखा है, और सेकेंड मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है aij बराबर i × j दे रखा है। aij बराबर यहाँ पर ये दे रखा है i × और यहाँ पर j। आप समझ लिए। देखिए फार्मूला पहले आप समझें। फार्मूला ये होता है कि ये हमने आपको पढ़ा दिया है कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है
यहाँ के बाद ए आई जे, जहाँ पर m बाई n ऑर्डर है, यानी m रोज है और n कॉलम है, जहाँ पर i जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये m होता है, और j जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू n, ये फार्मूला यहाँ के ऊपर होता है, बात आप समझ लें। तो अब हमारे पास में यहाँ के ऊपर a हो गया और इसके बाद में बराबर आप देख लें, तो बराबर ए आई जे की जगह के ऊपर ये दे रखा है 2i और माइनस का यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर ये 3j, आप बात समझिए, 2i माइनस के यहाँ के ऊपर ये 3j दे रखा है, और जो यहाँ के ऊपर ऑर्डर है वो क्या है, ये 2 और यहाँ के ऊपर ये 3 का ऑर्डर है, जहाँ पर i ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू, देखिए m है, m क्या होते हैं रो, तो m जो है वो यहाँ के ऊपर ये रो, यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगा, और j ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के 1 लेस देन आर इक्वल टू n जो है वो कॉलम होते हैं, तो यहाँ पर कॉलम जो है वो यहाँ के ऊपर ये 3 आ जाएगा। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में a बराबर जब यहाँ के ऊपर ये हो गया तो सिचुएशन आप समझ लें। अब ये बैटरी यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब हमारे पास भी ये जो ए आई जे है, सारे बच्चे समझेंगे मेरी बात को, ये जो ए आई जे है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ से चले तो हम लोग यहाँ के बाद a11 निकालेंगे, 1 1, यानी i और j की जगह पर 1 रखा जाएगा, तो बराबर 2 इंटू 1 माइनस के 3 इंटू यहाँ के पर 1 बराबर -1 आएगा। इसी तरीके से a12 निकालेंगे, फिर उसके बाद में a12 निकालने के बाद में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के पर ये 2 इंटू और यहाँ के पर 1 माइनस के 3 इंटू 2, तो 6 में से 2 गए, देखिए माइनस के 4 आ गए। इसी तरीके से a13 निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ के पर a13, बच्चों आप लोग समझिए, बस कहानी समाप्त हो गई। 1 से चले और उसके बाद में देखिए रो पहला है, ये पहला रो, और a13 जब हम लोग यहाँ के ऊपर निकालेंगे तो वैल्यू माइनस के 7 निकलेगी, निकाल के देख लीजिएगा। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर a21 निकालेंगे और a22 निकालेंगे, फिर a23 निकालेंगे। आप देख लें कि ये 1 से शुरू हुए और उसके बाद में कहाँ तक गए, 2 1 और उसके बाद में 2 यहाँ के ऊपर ये 3। आई की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी, बात समझ में आ रही। आई की वैल्यू कहाँ से जाएगी, पहले रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 2 1 वैल्यू कितनी मिल गई, 1 -2 -5, निकाल के देख लीजिएगा, 1 -2 और यहाँ के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ के ऊपर माइनस के, ये आप लोग हम निकाल के देख लीजिएगा। देखिए ये आई है, ये जे है, ये आई है, ये जे है, ये आई है और ये जे है, समझ में आ रही है। तो आई तो 1 लिया जाएगा और फिर आई की वैल्यू 2 ली जाएगी, तो आई की वैल्यू देखिए ये 2 ली गई, और जे की वैल्यू क्या हम लोग लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे। बात आप समझ लें, इस रेंज को जरूर गौर कर लीजिएगा। और उसके बाद भी ये रिजल्ट यहाँ के ऊपर ही आ गया। तो अब हमारे पास में जो a बराबर होगा, ये देखिए ये एलिमेंट था 2i और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 3j ये था, तो इसमें हमारे पास में 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट -1, पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट -4, पहले रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट माइनस के यहाँ के ऊपर 7, दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट 1, दूसरे रो दूसरे कॉलम का, और दूसरे रो और यहाँ के ऊपर ये तीसरे कॉलम का एलिमेंट, ये देखिए आ गया। अब आप लोग खुद ही देख लें। और ऑर्डर क्या था, 2 रो और यहाँ के ऊपर ये 3 कॉलम, देखिए 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये निकालना है, तो यहाँ के ऊपर a बराबर, यहाँ के ऊपर a i और यहाँ के ऊपर ये j बराबर m/n है, ठीक है, m/, और यहाँ के भी यही फार्मूला लगेगा, और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर i j होगा और 2/, और यहाँ के ऊपर ये 3 हो गई है, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी a11 निकालिएगा,
तो जब आप 1 1 निकालिएगा तो यानी पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट 1 × 1 बराबर 1 आएगा, पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट 1 × 2 बराबर 2 आएगा, पहले रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट 1 × 3 बराबर यहाँ पर ये 3 आएगा, और उसके बाद में दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट 2 × 3 बराबर यहाँ पर ये से देखिए हम लोग निकाल दिया अभी उसी तरीके से, ठीक है। और इसको उठाकर अब आप लोग किस में रख दीजिएगा, उसी मैट्रिक्स में यहाँ के बार आप रख दिए, क्योंकि ऑर्डर जो है वो यहाँ के बार आना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 2 और उसके बाद में 3 आ जाएगा, और फिर नीचे यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा 2 4 और यहाँ के ऊपर ये 6 आप लोग खुद ही जो है वो यहाँ के ऊपर निकाल लीजिएगा। दूसरा वाला जो एलिमेंट निकालिएगा 1 1 2 और 3 होगा, और उसके बाद में 2 4 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 6। ले ली बात, तो यहाँ के ऊपर ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये होगी। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ा दिया, जो भी डिफरेंट सवाल हो गए हों, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद में कल जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगाएंगे, देख लेंगे कोई भी फार्मूला ना छूटा हुआ हो, और उसके बाद में इंडक्शन से रिलेटेड कल प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन घर पर जो है वो देख के रखिएगा इस 6वें लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू।